वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। उसका है अप्रोचेस एंड इम्पॉर्टेंस। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि इंट्रोडक्शन क्या है, उसके कॉजेस क्या है, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके स्कोप क्या है, कुछ उसके चैलेंजेस, कुछ उसकी इम्पॉर्टेंस। तो आज हम देखते हैं कि एक्चुअल में अप्रोचेस क्या है। ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंस पहले करा दिया, बट मैं फिर से करा दूंगी क्योंकि इस चैप्टर में कुछ और अलग पॉइंट्स हैं उनसे अलग। ठीक है। तो लेट्स वी स्टार्ट। देखिए, जो सप्लाई चेन है वो एक ऐसी टर्म है जो ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करती है, लाइक सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कस्टमर, ये सारे लिंक रहते हैं सप्लाई चेन से। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो टोटल सिस्टम है जो अप्रोच जो उसको पूरे एंटायर प्रोसेस को मैनेज करती है, लाइक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मटेरियल, सर्विसेज। अगर रॉ मटेरियल सप्लायर के थ्रू फैक्ट्रीज और वेयर हाउसेस में जाता है तभी वो एंड कस्टमर्स तक जाता है। तो हमें इस तरह से स्ट्रक्चर को सेटअप करना पड़ता है, उसका फ्रेमवर्क, कि जो कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग और मूविंग गुड्स एंड सर्विसेज है वो सप्लायर्स और कस्टमर के लिए स्ट्राइक होती रहे। ठीक है। जो एफिशिएंट सप्लाई चेन की कॉस्ट इफेक्टिव है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारी स्टैंडर्डाइजेशन आइटम्स है उन्हें सर्टेनली डिमांड की एस्टिमेशन से और जो लो टू मीडियम वैल्यूज है उनके अकॉर्डिंग लाना पड़ता है। ठीक है। जो हमारा सप्लाई चेन है वो हमारी दो और दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता है और हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर्स को भी हमारे साथ जोड़ता है, जो पॉसिबल है फ्लो ऑफ मटेरियल के थ्रू, फाइनेंस और इंफॉर्मेशन के थ्रू। जो हमारा सप्लाई चेन है वो आउटवर्ड भी लुक करता है और इंटर ऑर्गेनाइजेशन के अप्रोच भी दिखाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी अप्रोचेज दी हुई है एससीएम के। देखिए, फ्लो थ्रू सप्लाई चेन, सबसे पहले इंफॉर्मेशन का फ्लो करता है, फिर मनी का, फिर मटेरियल का। डिसीजन मेकिंग में क्या होगा कि हम मटेरियल के बारे में डिसीजन लेते हैं, प्रोसेसेस के बारे में, लॉजिस्टिक्स के बारे में। टूल्स में हमारी आईटी एंड ऑपरेशनल एनालिसिस। नाउ अब हमारी अप्रोचेज हैं। देखिए, फ्लो थ्रू सप्लाई चेन, इंफॉर्मेशन, फाइनेंस, मटेरियल जो कि ऑलरेडी आ चुका है। डिसीजन मेकिंग में कौन कौन से आएंगे, मटेरियल, प्रोसेसेस, साइक्लिक व्यू में, और हमारे पुश एंड पुल और लॉजिस्टिक जो हमारे थ्री अभी पढ़ के आए हैं। और टूल्स में वही दो, आईटी एंड ऑपरेशन। मतलब बस अब उसको एक डायग्राम की फॉर्म में दे दिया गया। तो सबसे पहले हमारा फ्लो थ्रू सप्लाई चेन, सबसे पहले ये देखिए इसमें क्या होता है। जो हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो है उसमें हम किस किस चीज़ का फ्लो करते हैं। हम इंटरेक्ट करते हैं हमारे सप्लायर्स के साथ, हमारे कस्टमर्स के साथ, और हमारे जो अदर पार्टीज है लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, रिटेलर, लॉजिस्टिक सर्वर्स, हम उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं नेटवर्क के थ्रू, कि जो हमारे 3A हैं। 3A कौन सी, एक्यूरेसी, एसेबिलिटी एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो हो। जो डिसीजन मेकिंग में आते हैं, कैसे आता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेसी हो, वाइटल हो, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही हमारे रिक्वायर्ड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो ट्रैकिंग है, कंसोल माइनिंग है डाटा की, वो हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन के बेसिस पे ली जाए। एसेसिबिलिटी क्या होती है, जो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पर होनी चाहिए। ये नहीं कि माल तो जा चुका और इसकी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको 2 दिन बाद मिल रही है, ऐसा नहीं। आपको हर एक चीज़ टाइम पे मिलनी चाहिए ताकि आप एफिशिएंट सप्लाई चेन इंटीग्रेशन अचीव कर सको। साथ ही साथ एक नीड होती है, सारे सिस्टम को इवॉल्व करती है। अगर एसेसिबिलिटी आपको राइट लेवल पे मिल रही है तो मीन्स आप अच्छे से सप्लाई चेन का एफिशिएंट यूज़ कर रहे हो और इंटीग्रेट कर रहे हो। अप्रोप्रिएशन ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो आपका स्ट्रक्चर और डिफाइनिंग होती है हियरार्की ऑफ इन्फॉर्मेशन की, वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ताकि जो कोटेशन है, परचेज ऑर्डर है, मंथली शेड्यूलिंग है, इंजीनियरिंग है, क्वालिटी है, कंप्लेंट्स, जो रिपोर्ट है, कस्टमर की जो फ्लोज है उस कस्टमर टू सप्लायर्स होती रहे, वो भी एक अच्छे स्ट्रक्चर और डिफाइनिंग हियरार्की ऑफ इंफॉर्मेशन में। जो हमारे सप्लायर्स टू कस्टमर होता है उसमें बहुत सारे कंफर्म होते हैं परचेज ऑर्डर, फिर कंपनी प्रेजेंट करती है, फिर डिस्पैच डिटेल्स लेती है, और फिर इन्वेंट्री रिपोर्ट देके इनवॉइसेस लेती है। ठीक है। नाउ मनी में क्या होता है, जो आपको पता है एवरी गुड हैड्स ओन मनी टर्म्स। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको फ्री में मिल जाए, बिना किसी पैसे का लेन देन करे मिल जाए। तो मैन्युफैक्चर एक्सचेंज करता है फंड्स फॉर द रॉ मटेरियल्स। जो रिटेलर है वो फाइनल गुड्स देते हैं मनी के लिए। जो फ्लो ऑफ मनी होता है क्लाइंट्स टू द प्रोड्यूसर, समटाइम्स ऑब्जर्व करा जाता है। जो प्रोड्यूसर साइड है वो क्लाइंट होता है और डेबिट नोट की फॉर्म में भी होता है। जब कस्टमर रिसीव करता है प्रोडक्ट को, वेरीफाई करता है, कंज्यूमर पे करता है, मनी गोज टू द सप्लायर, वो इस तरह से ऐसे फ्लो होता है हमारी मनी का।
ठीक है। नाउ मटेरियल, मटेरियल का कैसे फ्लो होता है, जो फ्लो ऑफ मटेरियल मतलब फिजिकल प्रोडक्ट का फ्लो होना सप्लाई टू द कंज्यूमर, जो यूनिट डायरेक्शन है, वन डायरेक्शन में सब सप्लाई है कस्टमर्स में, और जो कस्टमर रिटर्न करते हैं प्रोडक्ट को वो फ्लो होता है अदर डायरेक्शन में। ठीक है। तो जब वेरियस हाउसिंग से डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स रिटेलर लाते हैं और फिर इंपॉर्टेंट इंश्योर करते हैं जो हमारा मटेरियल फ्लो हो रहा है, क्विकली हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, किसी ऑब्स्टेकल के बिना, उसको हम एफिशिएंट सप्लाई चेन कहेंगे। और जो फास्टर मूव्स करता है बेटर है कंपनी के लिए भी, ताकि जो उसका कैश साइकिल है वो रिड्यूस हो जाए। और जो फिनिश गुड का फ्लो होता है वो कस्टमर टू कस्टमर होता है, ताकि जो 3PL है, थर्ड पार्टी लोग हैं, वो उसका वर्क कर सके। ठीक है। नाउ एक डायग्राम दिया अब तक आगे ताकि आप इजीली समझ सकें। जो वेंडर से लेके कस्टमर तक होता है, मटेरियल का फ्लो हमेशा वेंडर टू कस्टमर्स होता है, इन्फॉर्मेशन का दोनों से होता है, वेंडर टू कस्टमर भी और कस्टमर टू वेंडर भी। और जो मनी का फ्लो होता है वो कंज्यूमर टू वेंडर होता है, क्योंकि वो देगा तभी वो आगे पेमेंट करे। ठीक है। आप चाहे तो उसे बना भी सकते हैं आपके फ्लो थ्रू सप्लाई चेन में। नॉट डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में बहुत सारी सप्लाई चेन आती है। सबसे पहले आती है सप्लाई चेन मटेरियल स्ट्रैटेजी, सप्लाई चेन प्लानिंग एंड सप्लाई एंड ऑपरेशंस। तो सबसे पहले देखिए मटेरियल, मटेरियल में हमें बताया कि हम डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ऑल्टरनेट बेस्ट सेलेक्ट ऑल्टरनेट यूज़ करना पड़ता है एवरी लेवल पे कंपनी को। तो इंपॉर्टेंट डिसीजन कैसे लेते हैं वो मटेरियल के रिगार्डिंग, पहले तो वो डिमांड और सप्लाई का सपोर्ट करती है, और उसके बाद जो एफिशिएंट फॉरवर्ड और रिजर्व फ्लो है वो देखती है। ठीक है। ताकि एक बैलेंस्ड ऑब्टेन, ताकि उनके पास एक डाटा ऑब्टेन हो जिससे वो बेस्ट डिसीजन ले सके रिगार्डिंग मटेरियल। प्रोसेसेस कैसे होती है, देखिए जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो एक सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ मटेरियल गुड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन को होता है अमंग वेरियस पार्टीज, और एक ऐसा प्रोसेस है जो बिलीव करता है अपना बेस्ट देने में, ताकि जो भी स्ट्रगल है हम वो फेस ना करें। अगर ऑर्डर इंप्लीमेंट हो गए उसी के अकॉर्डिंग डिमांड होगी कस्टमर की, और उसी के अकॉर्डिंग पुश प्रोसेस होगा, और ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तभी हमारे एंटीसिपेटेड कस्टमर के ऑर्डर होंगे। तो प्रोसेस के लिए हमारे पास दो व्यू हैं, साइक्लिक व्यू एंड पुश एंड पुल व्यू। सबसे पहले साइक्लिक व्यू, साइक्लिक व्यू को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। जो कस्टमर ऑर्डर साइकिल है वो कस्टमर के लिए, रिप्लेनिशमेंट है जो हमारे रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, मैन्युफैक्चर साइकिल है वो हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और जो प्रोक्यूरमेंट साइकिल है वो हमारे सप्लायर्स के लिए। तो सबसे पहले देखिए जो कस्टमर ऑर्डर साइकिल है वो हमारे कंज्यूमर टू रिटेलर होती है, रिप्लेनिशमेंट साइकिल में रिटेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर होती है, मैन्युफैक्चर साइकिल हमारी डिस्ट्रीब्यूटर टू मैन्युफैक्चर होती है, और जो प्रोक्यूरमेंट साइकिल है वो मैन्युफैक्चर टू सप्लायर होती है। ठीक है। तो कस्टमर ऑर्डर साइकिल में क्या होता है कि हम किस तरह से रिसीव करते हैं और कैसे हम कस्टमर्स के ऑर्डर को फिल करते हैं। सो देखिए सबसे पहले कस्टमर अपनी लोकेशन पर आता है, उसके बाद वो अपनी चॉइसेस दिखाता है और डिसीजन देता है उसे परचेस करना है नहीं करना। कहेंगे कस्टमर सुपर मार्केट तक गया कुछ परचेज करने के लिए, उसने अपना मेल ऑर्डर दिया टेलीग्राम सेंटर पे और इंटरनेट का यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक लिंक ले लिया। अब कस्टमर की ऑर्डर की एंट्री होती है, जो भी कस्टमर ने इन्फॉर्म करा रिटेलर को कि उसके प्रोडक्ट कैसा चाहिए, किस तरह से प्रोडक्ट की एलोकेशन होगी, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका इंश्योर करना, ऑर्डर की एंट्री क्विक करेंगे, एक्यूरेट करेंगे, तक कम्युनिकेट करेंगे सारी पार्टी से जो भी उससे रिलेटेड एंट्रीज होती हैं, ट्रांजैक्शन होती है। कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करना, जो भी ऑर्डर दिया हमारे कस्टमर ने उसे फिल करना, और साथ ही साथ जो भी कस्टमर को सेंड करना है वो करना, जो भी हैपन होगी वो रिटेलर की इन्वेंट्री में होगी। ना कस्टमर के ऑर्डर को रिसीव करना, जो भी कस्टमर रिसीव कर रहा है ऑर्डर को और जो ऑनरशिप ले रहा है वो सारे रिसिप्ट में अपडेट होंगी और पेमेंट कंप्लीटेड होंगी। ठीक है। रिप्लेनिशमेंट साइकिल क्या होती है, देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। सारी इन्वेंट्रीज मतलब जो हमारा कस्टमर, अब रिटेलर हमारा यहाँ पे कस्टमर है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर का काम तो हो गया। अब यहाँ पे वो अपने किससे लेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से एज ए कस्टमर। तो रिटेलर भी अपना ऑर्डर प्लेस करने गया, सिमिलर जैसे कस्टमर जाता है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव था कि इन्वेंट्रीज में मिनिमम कॉस्ट पे लेना। तो क्या करता है, ऑर्डर रिटेलर पहले ऑर्डर ट्रिगर करता है, ठीक है, उसके बाद ऑर्डर की एंट्री होती है, रिटेलर के ऑर्डर की एंट्री, फिर ऑर्डर जो रिटेलर का ऑर्डर है वो फुलफिल करा जाता है और फिर उसका रिसीव होता है। तो इसी वे में वो साइक्लिक चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर है वो हमारे कस्टमर हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टेप वाइज ऑर्डर अराइवल होता है फिनिश गुड का वेयर हाउसिंग से डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, फिर वो ट्रिगर करते हैं, फिर फ्यूचर की डिमांड को फोरकास्ट करते हैं, करंट इन्वेंट्रीज को देखते हैं और फिर ऑर्डर कन्वेड कर देते हैं। प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग करते हैं, कैसे करते हैं, एलोकेट करते हैं प्रोडक्शन प्लान्स को,
फिर जो हमारी प्रोडक्शन और शिपिंग है उसे हम कैसे करेंगे, जो भी प्रोसेस हमने ऑर्डर फुलफिल करा है उसे मैन्युफैक्चर प्रोसेस में एज पर प्रोडक्शन शेड्यूल करेंगे और उस प्रोडक्ट को शिप करके द कस्टमर, रिटेलर और वेयर हाउसिंग तक पहुंचा देंगे। रिसीव करना, अब जो प्रोडक्ट हमें रिसीव हो गया डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को, कस्टमर को, वो फिनिश गुड हमारे वेयर हाउसिंग से प्लेस हुआ था और जो भी इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स है वो भी अप टू डेट हो गए। तो क्या हुआ, ऑर्डर का अराइवल हुआ, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग हुई, प्रोडक्शन एंड शिपिंग हुई और फिर हमें ऑर्डर रिसीव हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से साइकिल मूव करती है। उसके बाद है हमारा लास्ट प्रोक्योरमेंट साइकिल। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा अक्कर होता है वो मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के इंटरफेस से होता है। जो भी नेसेसरी होता है मटेरियल का अवेलेबल होना वो हम अकॉर्डिंग टू शेड्यूल करते हैं। मैन्युफैक्चरर ऑर्डर करता है बहुत सारे कंपोनेंट लाइक सप्लायर के, रिप्लेसमेंट के, और जो रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपना ऑर्डर ट्रिगर करते हैं कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग और फिर डिसाइड करते हैं कि जो हमारी प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग होगी मैन्युफैक्चरर वो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग डिटरमाइन करेगा। इसमें क्या होता है कि ऑर्डर हमारे मैन्युफैक्चर की नीड और सप्लायर के अकॉर्डिंग होता है। सप्लायर का फिर जो प्रोडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग शेड्यूलिंग होती है, फिर कंपोनेंट प्रोक्योरमेंट शिपिंग होती है एंड फिर रिसीव होता है। फिर इसी के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रोक्योरमेंट साइकिल है वो इस वे से चलती रहती है। ठीक है, तो ये था आपका साइक्लिक व्यू। अब है हमारा पुश एंड पुल व्यू। इसको आप क्रॉस कर दो, मैं अपनी तरफ से बताऊंगी जो मैंने गूगल से निकाला है, तो उसको हम लास्ट में करते हैं, पहले हम आगे वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, नाउ हमारा थर्ड अप्रोच का पार्ट था टूल्स। टूल्स में हाई लेवली डिमांड क्या करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन होते हैं, जो सेटिस्फाई करते हैं हमारी कस्टमर्स की नीड को एट लो कॉस्ट, बेटर क्वालिटी, चॉइसेस और इजीली अवेलेबल होने वाला। कंपनीज बहुत ट्राई करते हैं कि वो अपने बियॉन्ड देयर कैपिटली से ज़्यादा कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम करें, लिमिटेड मैनेज करें सप्लाई चेन को और खुद के टूल से करें। तो IT एक बहुत ही बड़ा ऐसा टूल है जो हेल्प करता है हमारी SCM को, ताकि वो जो उनका जो एम है वो इफेक्टिवली इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकिंग टेक्नोलॉजी और पीपल के थ्रू डेवलप हो जाए। बहुत सारे रैपिडली डेवलपमेंट हो रही है हमारी IT में, क्योंकि जो आज का ईरा है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी इनोवेशन से ही बनता है और जो IT बहुत इफेक्ट करता है हमारी प्लानिंग को, मॉनिटरिंग को, इवोल्यूशन को जो हमारे सप्लाई चेन सिस्टम में है। तो कुछ ऐसे IT की डेवलपमेंट है जो हमारे सप्लाई चेन को कर सकता है, लाइक EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ERP इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्लानिंग, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, ई-कॉमर्स, इक्विपमेंट, बार कोडिंग टेक्नोलॉजी, डाटा वेयर हाउसिंग, डाटा माइनिंग, डाटा मार्ट्स एंड लाइक ओवर अदर स्मार्ट कार्ड, रेडियो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट, एसेबल टाइम मैनर में और अप्रोप्रिएट होती है इनके थ्रू फॉर द सप्लाई चेन मैनर फॉर एनी ऑनलाइन बिजनेसेस। ठीक है, उसके बाद है हमारी ऑपरेशनल एनालिसिस। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा एग्जाम करने का करंट परफॉर्मेंस को हम हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है हम अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकता है अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट, शेड्यूल एंड परफॉर्मेंस। जो भी ऑपरेशन वो व्यू करती है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन करती है, वो कन्वर्ट कर देते हैं हमारे आउटपुट को ग्रेटर वैल्यू में। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है उन्हें टेक प्लेस करती है, साथ ही साथ फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, ऑफिस मैनेजर्स उनके अकॉर्डिंगली कोऑपरेट करती है अक्रॉस द ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जो हमारी ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो स्टडी करती है हमारे प्रोसेस को डायरेक्टली, जो हमारी क्रिएशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, और डिसीजन भी मेड करते हैं जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट देते हैं, जो हमारी अवेयरनेस के लिए होते हैं, लाइक स्ट्रैटेजिक टेक्निकल डिसीजन होते हैं, और अडॉप्ट जो हमारी कंपनी अडॉप्ट भी करना चाहती है। तो आज के टाइम पे जो हमारी ऑपरेशनल सप्लाई चेन डिसीजन है वो काफ़ी ज़्यादा इंश्योर करते हैं कि जो हमारा प्रेजेंट है वो एफिशिएंटली बहुत चले सप्लाई चेन में, और ताकि मैक्सिमम अचीव करें हमारे कॉस्ट बेनिफिट को ऑपरेशन एनालिसिस की वजह से। तो एनालाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। नाउ रोल ऑफ SCM देखिए, सबसे पहले हमारी कस्टमर सर्विसेज को इंक्रीज करता है बाय एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कंपटीशन बहुत फेस करना पड़ता है। सर्वाइवल के लिए हमें कस्टमर्स की नीड को पूरा करना बहुत ज़रूरी है, मार्केट टूल के साथ भी और हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करके भी। बट हमारा अटेंशन ये रहता है कि हम परचेज क्या करें और हमारे कस्टमर को कैसे इंश्योर फील लगे कि ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड फील करते हैं और उनकी हर एक सर्विसेज और गुड्स और सर्विसेज से उन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है।
ठीक है। तो टू डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, जो भी हमारा अर्न प्रॉफिट होता है, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होती है हमारी कस्टमर, तो ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा वर्क करती है कॉस्ट कंसेप्ट को लेके, ताकि जो मैनेजर्स है वो हेल्प करता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो लेस हो जाए। कैसे कैसे? ऑटोमेशन, जो हमारी टेक्नोलॉजी और मशीन्स का यूज़ होता है उनके थ्रू। रॉ मटेरियल को परचेज करती है एडवांस में, ताकि बल्क में, ताकि जो रीजनेबल प्राइस है वो दे सके, क्योंकि एक टाइम में बात करते हैं मार्केट में प्राइस बढ़ने लग जाते हैं। क्या पता आपने आज माल 10,000 क्वांटिटी मंगा ली हो 20 रुपये में, और कल को क्या पता 10,000 क्वांटिटी आपको 25 रुपये में मिल रही हो, मतलब पर हेड एक यूनिट, तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप पहले ही मंगा के रख सकते हो अपने काम को, ताकि वो आप बाद में रीजनेबल प्राइस पे सेल कर सको। प्रोडक्शन क्वालिटी, जो भी हमारी क्वालिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है और रिजेक्टेड हो जाती है जब हमारे प्रोडक्ट फेल होने जाते हैं, अवॉइड होने लग जाते हैं। एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क हमें करना पड़ेगा, ताकि जो प्रॉपर ट्रेनिंग है और वर्क एनवायरनमेंट है वो हमारे वर्कर्स को दें। शायद मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था इंपॉर्टेंस में। आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा, बट अपनी कॉस्ट को नहीं करना होगा। जो क्वालिटी है वो एनहेंस करो, बेटर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्ट को बनाओ, गुड रॉ मटेरियल यूज़ करो ताकि हाई क्लास हो, प्रोड्यूस कर सको, और जब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की ड्यूरेबल रिलेबल होगी और लॉन्ग लास्टिंग होगा। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करो ताकि सक्सेस मिले। आपकी कस्टमर जितने ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे उतना आपकी कंपनी को रिटर्न मिलेगा ड्यू टू गुडविल, और जितना एफिशिएंट वन ऑर्डर मीट करेगा आपकी कस्टमर की नीड को। आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए, लाइक कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट एंड प्रॉफिट लिवरेजेस। आपको ये पॉइंट आने चाहिए जो आपकी इंप्रूव कर सकते हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव होने में। डेवलपमेंट ऑफ बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो भी आपकी डेवलपमेंट उनको अच्छे से बनाओ, मेंटेन करो और उनका यूज़ करो जब आप प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराते हो। और जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रैटेजी अट्रैक्ट करेगी आपके पोटेंशियल कस्टमर को, उतना ज़्यादा आपकी डेवलपमेंट होगी आपकी मार्केटिंग की। बेनिफिट ऑफ SCM, ग्रेटर एफिशिएंसी। आपको मैंने बताया जो सप्लाई चेन है वो अब प्रोडक्ट आप इनोवेशन स्ट्रैटेजीज को लेके, लॉजिस्टिक को लेके, प्रोडक्शन टेक्निक्स को लेके, फोरकास्टिंग की डिमांड लेके, उन सबको एनकरेज करके कस्टमर्स की नीड को ध्यान में रखते हो, तब आप ग्रेटर एफिशिएंसी कर सकते हो। कस्टमर्स की प्रॉब्लम को जल्दी रेस्पॉन्स करना, उनकी फुलफिल करना, उनकी सारी डिमांड्स को, उनकी कंप्लेंट्स को, राइट क्वांटिटी ऑफ पार्ट को प्रोडक्शन करना, और जो प्रोडक्ट है उनको राइट सही टाइम पे सेल करना, बहुत ही प्रॉपर फंक्शनिंग कहलाता है सप्लाई चेन का। अपनी फोरकास्टिंग एक ऐसी एस्टिमेशन लगाना फ्यूचर डिमांड के लिए, पास्ट एक्सपीरियंसेस को देके, मार्केट रिसर्च करके। अगर आप मार्केट रिसर्च कर रहे हो SCM के लिए, तो आपकी कॉन्टीन्यूस कम्युनिकेशन कस्टमर साथ रहनी चाहिए, और बेटर आइडियाज़ लाने के लिए आपको रिक्वायरमेंट है उनकी डिमांड्स और उनसे कम्युनिकेट करना, और जो भी इस तरह से आपसे वो फोरकास्टिंग में हेल्प कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा मार्केट रिसर्च करोगे, कस्टमर साथ कम्युनिकेट करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपकी फोरकास्टिंग के लिए। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, SCM लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाती है सप्लाई के साथ, साथ साथ लो कॉस्ट पे भी उनकी रिक्वायरमेंट्स को, नीड को पूरा करती है। कंपनी वेस्ट नहीं करती अपना टाइम कि अपने न्यू सप्लायर्स को सर्च करना, बल्कि अपना मनी सेव करती है, अपने एफर्ट्स को भी। कोलैबोरेशन करती रहती है ताकि वर्क की जो क्वालिटी है और जो जॉइंट कमिटमेंट्स है प्लेइंग साइकिलिंग की शॉर्टर टाइम में, ताकि आपका टाइम भी बचे और आपका रिलेशनशिप भी बना रहे। हाईली एडवांस एंड टेक्निकल प्रोडक्ट्स, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है सप्लाई चेन की, उससे अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करो और कस्टमर की सर्विसेज को मोर करो, लाइक करंट रिलायबल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके, लो इन्वेंट्री लेवल्स को, कट लीड्स टाइम और एनहेंस अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को इंक्रीज करके। मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट है लॉन्ग टर्म रिलेशंस के लिए, कमिटमेंट्स है, उनके लिए ज़रूरी है करंट और मोर रिलायबल इन्फॉर्मेशन। जो रेगुलर कॉन्टैक्ट्स और कोलैबोरेशन है उनसे इन्फॉर्मेशन लेते रहो, ताकि जो भी है डेली बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपका रेवेन्यू प्रॉफिट भी इंक्रीज हो, क्योंकि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी कंपनी को मिलेगी उतनी ज़्यादा मेंटेन रहेगी आपकी डिमांड एंड सप्लाई की साइकिल, और जितना कंपनी एबल है गुड्स को प्रोड्यूस करने में लोअर प्राइस पे, उतना ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न करेगी। जो भी आपकी कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशंस होती हैं, जो आपके कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स हैं, उनको म्यूचुअल सक्सेस मिले, और साथ ही साथ जो रेगुलर बेस की कम्युनिकेशन है वो करते रहो, जिससे आपका बेटर कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन होता रहे। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी एट लोअर लेवल, जो भी हमारी सप्लाई चेन है वो प्रॉपर फ्लो ऑफ मटेरियल और इंफॉर्मेशन स्मूथ फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरत है, साथ ही साथ प्रोडक्शन सिस्टम के लिए भी। और ऐसे में आपको हेल्प करती है कि कॉस्ट को लो करते करते और जो कंट्रोल है एक्सटर्नल और इंटरनल कॉस्ट पे, उनका फेलियर्स ना हो पाए। आपके इन्वेंट्री को रिड्यूस करती है थ्रू आउट द चेन, क्योंकि जो रेगुलर कॉन्टैक्ट आपके एलिमेंट्स हैं उनको लेस नीड पड़ती है इन्वेंट्री को होल्ड करने की थ्रू द वेरियस टाइप ऑफ थ्रू आउट द चेन।
ठीक है। नाउ प्रॉब्लम्स क्या है हमारी एससीएम की, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कॉन्फ़िगर है उसमें जो नंबर और लोकेशन ऑफ सप्लायर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है, वेयर हाउसिंग है, कस्टमर्स है, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में क्या क्या फेस करना पड़ता है, चॉइस ऑफ सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी जो है पुश और पुल की मैं अभी बता दूंगी आपको। डिसीजन शिपमेंट के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं। इन्फॉर्मेशन में क्या कहते हैं, डिमांड का सिग्नल आएगा नहीं, फोरकास्टिंग के लिए, इन्वेंट्री और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आपको दिक्कत आती है, बट क्वांटिटी क्या होगी इन्वेंट्री की, लोकेशन क्या होगी, कहाँ से हम माल ले, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कैश फ्लो में लाइक डिसीजन करें फाइनेंस का सोर्स और एलोकेशन की, कहाँ से हम पैसा लाएं और कहाँ उसे एलोकेट करें, कहाँ कहाँ यूज़ करें। ठीक है, तो नाउ एक थ्योरी रहेगी थी हमारी पुश एंड पुल की। सबसे पहले पुश देखिए, पुश का सिर्फ बेसिक सा क्या मैं बताती हूँ, प्रोड्यूस करके रख लेना प्रोडक्ट को, देन उस प्रोडक्ट को सेल करना। ठीक है, और पुल का क्या है कि जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा आप उस प्रोडक्ट को बनाओगे ही नहीं। तो देखिए कैसे, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स एंड कस्टमर्स। ठीक है, जो सप्लायर है सप्लाई तभी करेगा जब उसने फोरकास्टिंग करी होगी। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उसने फोरकास्ट करना होगा। उसके बाद मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन तभी करेगा जब उसने जो उसकी फोरकास्टिंग पे बेस्ड करती होगी। डिस्ट्रीब्यूशन, वो इन्वेंट्री तभी खरीदेगा जब उसने फोरकास्ट किया होगा, जो उसकी फोरकास्ट हुई होगी उसी के अकॉर्डिंग वो इन्वेंट्री खरीदेगा। स्टॉक बेस्ड फोरकास्ट, रिटेलर तभी स्टॉक खरीदेगा जब उसकी फोरकास्टिंग अच्छी होगी। कस्टमर परचेज तभी करेगा जब अवेलेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एक सप्लायर हूँ, ठीक है, मेरी फोरकास्टिंग ये है कि मेरे को कम से कम 10,000 यूनिट्स बना लेनी है। 10,000 बनाऊंगा, मैन्युफैक्चर ने मेरे से ले ली 900। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर ने तभी प्रोडक्शन करा जब मैंने उसको रॉ मटेरियल दिया। 900 यूनिट्स उसने ले ली, अब 900 यूनिट्स के अकॉर्डिंग उसने रॉ मटेरियल ले लिया, तो वो तभी प्रोडक्शन करेगा। प्रोडक्शन करके उसके पास प्रोडक्ट बन जाता है 700। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर ने सोचा अब मेरे पास 700 तो मेरा नहीं होगा, मैं 500 ले लेता हूँ। उसने 500 ली। अब उसने सोचा कि मेरे पास कस्टमर आता था, ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैं 400 पीस उठा लेता हूँ, उसने 400। और अब इसके पास बहुत सारी चॉइसेस है, क्योंकि इसके पास 400 चॉइसेस है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट परचेज करेगा। ठीक है, नौ पुल में क्या होता है कि देखिए कस्टमर से चलता है। कस्टमर ने ऑर्डर दिया कि मेरे को कस्टमाइज हैम्पर चाहिए चॉकलेट्स का। ठीक है, तो उसने रिटेलर को बोला तो उसके पास रिप्लेनिश स्टॉक आ गया, उसके पास नहीं है, तो उसने बोला ठीक है मैं आपको 10 दिन के अंदर दे दूंगा। अब उसने रिटेलर ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला कि भाई मेरे को ऐसा ऐसा हैम्पर चाहिए, मेरे पास ऑर्डर है, तो वो अपने वेयर हाउसिंग में चेक करेगा। ठीक है, अब उसके पास भी नहीं है, तो उसने मैन्युफैक्चर को बोला कि भाई ऐसा ऐसा प्रोडक्ट को ऑर्डर प्रोड्यूस करना है, तो उसने ऑर्डर के अकॉर्डिंग ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चालू करा, ऐसा हैम्पर। अब उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो वो सप्लायर को बोलेगा सप्लाई टू ऑर्डर। तो जो उसके पास ऑर्डर के लिए इसको प्रोडक्शन करनी है, तो उसी ऑर्डर के लिए वो उससे रॉ मटेरियल मंगाएगा। अब जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया था हैम्पर के लिए, तो सप्लायर ने रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर को दिया, मैन्युफैक्चर ने उस हैम्पर उस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को वो प्रोडक्ट दिया, फिर रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कस्टमर को दिया। तो ऑर्डर तभी प्रोसेस्ड होगा जब कस्टमर की नीड होगी। ठीक है, तो ये थी आपकी पुश एंड पुल थ्योरी। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसको नोट कर लेना जैसे मैंने लिखा हुआ है इसे। मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। ठीक है, इसे एज इट इज़ लिख लेना, और जो मैंने एक्सप्लेन करा है वही एक्सप्लेन कर देना स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपके पेपर में भी अच्छे अटेम्पटेशन के मार्क्स मिल जाए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर अप हो गया होगा, और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आई होप आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम है तो फिर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और मेरे वरना अदरवाइज़ मेरे को ईमेल पर कर देना। ठीक है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।